अच्छा जी, वेलकम। इंग्लैंड की टीम बहुत परेशानी में है क्योंकि इंडिया की तरफ से उनको पहले T20 मैच में बड़ी धुआंधार शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो इंग्लैंड जो कि खुद एक पावर हाउस किस्म की टीम है और T20 की एक हमेशा फेवरेट टीम समझी जाती है, लेकिन इंडिया ने उसका बिल्कुल ही तबाही मचा के रख दी, बेड़ा गर्क करके रख दिया। पहले अपनी स्पिन के ज़रिए फंसाया और फिर इंडियन बल्लेबाजों ने जिस तरीके से धुएँ निकाल दिए, मार्क वुड हो गए, जोफ्रा आर्चर हो गए, आदिल रशीद हो गए, किसी को भी माफ़ी नहीं दी। और अभिषेक शर्मा ने, उभरते हुए खिलाड़ी ने, लॉन्ग हैंडल का, हाई बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह कपिल देव की वो मूवी में हमने देखा था कि तलवार चलाई थी मंगूस बैट के साथ। तो क्या कहेंगे, इंग्लैंड की टीम क्यों हारी, इंडिया क्यों इतना आगे है, और अभिषेक शर्मा और उनकी जो ये तलवार है? ये 3 सवाल हैं बिलाल साहब, एक एक करके जवाब जी। इंग्लैंड की टीम में मुझे कुछ बैलेंस नहीं लग रहा है। बैटिंग डेप्थ भी उतनी नहीं लग रही है, बॉलिंग भी उस तरह से ऑलराउंडर्स नहीं आए। स्टोक्स अगर आते तो वो एक जो बैलेंस बनता है ना, वो बड़ा अच्छा वो प्रोवाइड करते हैं, वो नहीं आ पाए। बैटिंग डेप्थ इस वजह से काफ़ी वीक लग रही है। नंबर 7 पे जेमी ओवर्टन खेलने आ रहे हैं, तो आपको वैसे ही लगेगा कि बैटिंग डेप्थ इनकी कम है। और कुछ प्लेयर्स भी उस तरह से फॉर्म में नहीं है। जॉस बटलर और हैरी ब्रुक पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी टीम की, तो ये देखना पड़ेगा। इसके इंडिया तो पहले ही फ्लाइंग हाई और काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। 2024 में सबको रौंदते हुए आ रहे हैं। दे आर फ्लाइंग वेरी हाई, और इस वजह से आई थिंक सो कि वो आगे भी इम्प्रूव करेंगे। इसके अंदर सेकंड लाइन में कोई सीनियर उस तरह से मौजूद नहीं है, या कोई इतना कोई पुराना प्लेयर नहीं है। तो ये एक मेरे ख्याल से जेल भी हुए हैं स्क्वाड, नया स्क्वाड है। हर कोई ये चाह रहा है कि मैं कुछ ना कुछ प्रूव करूँ, अपनी जगह पक्की रखूँ। और पीछे जो उनके पास है ना फैक्ट्री टैलेंट की, वो भी पीछे से दरवाज़ा खड़काती है, नॉक करती है। तो फिर इनकी होती है कि अगर अब हमने परफॉर्म नहीं किया तो हम भी कहीं ड्रॉप ना हो जाएं। तो एक कंपटीशन का एक जो है प्रेशर वो भी है इन पे। उसके अलावा परफॉर्म तो ये कर ही रहे हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी बड़ी अच्छी है। 1 फॉर्मेट पे इनको फोकस करने का है, वनडे से हटाया है, सुकून से वो T20 पे फोकस कर रहे हैं। उन्होंने एक डिफरेंट टीम बना ली है, बिल्कुल ऐसे ही है, और वो काफ़ी रिलैक्स लग रहे हैं कप्तानी के अंदर। उन्हें पता है उनको अब ना वनडे में उस तरह से उनकी जगह बनेगी, ना टेस्ट में, सिर्फ T20 पे फोकस कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि वो लाइफ टाइम कप्तान है। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ने से पहले मैं पूछूंगा, अभिषेक शर्मा और उनकी जो तलवार वो चलाते हैं लॉन्ग हैंडल, इसको आप थोड़ा डिस्क्राइब करें। जी, ये वही अभिषेक शर्मा है जिनको कोई जानता भी नहीं था साल से पहले। 2018-19 के अंदर ये जहाँ पे इनके शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, शहीन शाह अफरीदी वगैरह जैसे सुपरस्टार्स निकले, जहाँ इनका नाम बना, वहाँ ये कहीं खो के रह गए। लेकिन इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। ये उस अंडर 19 में थे, उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में थे। वहाँ ये कहीं खो के रह गए। 3-4 साल उन्होंने मेहनत की, अपने आप इम्प्रूव किया, अपनी T20 गेम पे को स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, अपनी हिटिंग को इम्प्रूव किया। इतने ज़्यादा मस्कुलर तो नहीं लगते, लेकिन अपने टेक्निक को, अपनी बायोमैकेनिक्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, उस पर काम किया। तो अब उसके उनके वो रिजल्ट्स वो रीप कर रहे हैं। वो हर तरफ से शॉट, हर तरह की वो शॉट मार सकते हैं, और कोशिश करते हैं वो ज़ोर से शॉट मारेगा। कोई मिस टाइम भी हो तो कहीं ना कहीं वो 6 के लिए चले जाए। 1-2 शॉट उनकी ऐसे भी थी जो लगा कि आउट है या मिस टाइम है, वो भी 6 के लिए चली गई है। तो मेरे ख्याल से ये फ्यूचरिस्टिक जो क्रिकेट है ना T20, उसको ये परफेक्टली फॉलो कर रहे हैं, और आगे ऐसे लोगों का ही दौर है। बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपसे बिलाल साहब पूछना चाहूँगा। मैंने लाइव सेशन के दौरान तो ये बात की थी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभिषेक शर्मा हो गए, दीगर खिलाड़ी हो गए, ख़ासतौर पे मैं इनकी हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की, तो वो अपनी इनिंग्स के दौरान छक्का लाजमी मारते हैं। उनका एक मेंटेलिटी बनी होती है कि जितने ओवर मैंने क्रीज पे रहना है, एक हर ओवर का या 2 ओवर का मैंने एक छक्का लाजमी मारना है। और उन्होंने 79 रन किए, जिसमें 8 छक्के शामिल थे। तो ये 6 हिटिंग की जो इंडियन टीम के अंदर हम एबिलिटी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ये एबिलिटी हमें नज़र आ रही है और इंडिया में नज़र आ रही है कि उनके बैटर ना पर ओवर जो है ना एक छक्के के पीछे ज़रूर जा रहे हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द इनिंग्स उनके पास 15, 16, 17 छक्के जमा हो जाएं। तो 100 रन तो उनका छक्कों से आ गया, पीछे रह गई 100 गेंदें, 100 गेंदों में 10-12 चौके हो गए, सिंगल डबल हो गए। अगर वो 30-40 डॉट भी खेल लें तो 230-40 रन उनके 20 ओवर पक्के हैं। तो ये क्या फार्मूला है, इसको थोड़ा डिस्क्राइब। बिल्कुल यही फार्मूला है। दिस इज अ न्यू वे टू प्ले द क्रिकेट, T20 क्रिकेट स्पेशली। मार धाड़ पे जाओ, इवन तो टेस्ट में भी ऐसा होना शुरू हो गया हुआ है कि मार धाड़ पे जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो, अपने एक स्लॉट्स टारगेट करो कि आपने कितने 4 और कितने 6 मारने हैं, उसकी कैलकुलेशन रखो। बाकी सिंगल डबल की कैलकुलेशन करके आप मिनिमम 200-210 का जो आप टारगेट आप बिल्कुल ग्राउंड में लेके जाते ही हो, शायद से ज़्यादा भी लेके जाते हो, लेकिन आपको वो मिनिमम टारगेट 200-210 का आप लेके जाते हो, ताकि अगर हमारी इनिंग्स के अंदर 10 से 12 छक्के भी लगते हैं तो हम कहीं ना कहीं 200 के करीब पहुँच ही जाएंगे। तो वो ये कोशिश करते हैं। और सेकेंडली इनके बिल्ट इन माइंड सेट और मैंटेलिटी में अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। IPL अगर आप 2023 से 24 का आप डिफरेंस देखेंगे तो यही
ही लगेगा आपको। और वही चीज़ आपको अब इंटरनेशनल में नजर आ रही है कि 2023 के स्कोर और 2024 के स्कोर बहुत फर्क, ज़मीन आसमान का फर्क है। और उसके अंदर इवन आपका जो हाईएस्ट स्कोर 260 प्लस था वो चेस भी हुआ, उसके बाद चेस भी हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से मेंटेलिटी अब उनकी ग्रास रूट लेवल से ही चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं, ग्रास रूट लेवल में चेंजेस आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से अब ये चीज़ें आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं। जो आईपीएल को कह रहे थे ना बेनिफिट होगा आईपीएल से, वो अब चीज़ें सामने नजर आए, क्योंकि जो आईपीएल जो जब स्टार्ट हुई तो वो पुराने प्लेयर्स खेल रहे थे, कुछ ये बड़ा मसला था कि वो पुराने प्लेयर्स खेल रहे थे, आइडेंटिफाई किया वो उनकी टेक्निक और उनका माइंडसेट मेंटेलिटी, क्योंकि आईपीएल क्योंकि जो T20 गेम है वो आई 2005-2006 में ज़्यादा मकबूल होना शुरू हुई है। तो ये जो प्लेयर्स जो खेल रहे थे जब स्टार्ट हुई आईपीएल 2008 में, वो पहले ही क्रिकेट के अंदर थे, कोई 24 साल 25 साल के थे, तो उनकी मेंटेलिटी वनडे वाली ज़्यादा थी, 170-180 करें, इतना स्कोर काफ़ी है हमारे लिए, बाकी हम इनको रोक लेंगे, बॉलिंग से रखें, एंड पे मारेंगे, बिल्कुल लेकर चलेंगे सारा कुछ। आज भी हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलते हैं या बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भी देखा जाए आप, उनके अंदर भी ये चीज आती है किसी हद तक आपको दूसरी टीमों में। जी, अब जनरेशनल चेंज आया ना, जब वो सारे प्लेयर रिटायर हो गए हैं, तो इसकी वजह से अब जो नए आने वाले प्लेयर्स हैं उन सब की अब मेंटेलिटी अब चेंज है। अब पाकिस्तान के भी अगर नए लड़के देखें, साइम अयूब वगैरह आप देखें, तो वो बॉल 1 से ही मारने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि अगर पहला बॉल ही जोन में है तो पहले बॉल से ही जो है ना आप अपना गेम स्टार्ट कर दो। ये जो टेक्निक थी ना कि पहले जरा देखना है, संभलना है, चलना है, तो नए लड़के जो नए प्लेयर हैं वो ये संभलने की उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, वो आते साथ ही मार धाड़ पे यकीन रखते हैं। लेकिन यहाँ पे बिलाल साहब आखिरी आप एक चीज़ बताते चलिए कि सेंसिबल एग्रेशन और अंधाधुंध टुल्लेबाजी, इसमें क्या फ़र्क है, और कोई एग्जांपल भी दीजिए अगर आप कोई खिलाड़ी की दे सकें तो। बिल्कुल, सेंसिबल एग्रेशन यही है कि अगर आप जो है आपका, अगर फॉर एग्जांपल एक आपको वीक बॉल मिलती है या कुछ बॉल मिलती है, उस पर आप मारो छक्का। उसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि यार इस ओवर में वीक बॉल नहीं मिल रही, आप फिर भी उसका इंतज़ार ना करो, 1-2 बॉलें देखो, आपको कोई रिस्पेक्टेबल बॉल मिल रही है, आपने उसको देखा, लेकिन फिर आप मारो। एक ओवर में ये इंतज़ार ना करो कि वीक बॉल का इंतज़ार कर रहे हैं फिर मारेंगे, आप मारते हैं। और जो टुल्ला एग्रेशन है वो तो यही है कि बस आपने उठानी है, एक लग गया अगला भी उठा दूंगा, चलो एक लग गया मैं रुक के अगला फिर उठा लूंगा। उसमें आप बॉल देखते नहीं है कहाँ पिच हुई है, कहाँ नहीं पड़ी। आपका माइंडसेट बॉलर की रनअप से पहले ही बन जाता है कि मैंने छक्का ही मारना है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जो सेंसिबल एग्रेशन यही है कि आप बॉल को देख के मारो। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं बॉलर ओवर बहुत अच्छा मिल जाता है जिसमें आपको एक भी नहीं आपसे छोड़ लगती, फिर आप कहें इसको मैं कंपनसेट करूंगा अपने अगले ओवर में कंपनसेट करें, या तो फिर उस ओवर में कोई अपनी खुद की लेंथ क्रिएट करें। जिस तरह बॉलर मैनूवर करते हैं, देखते हैं ये बॉलर ऑफ साइड पे बड़ी अच्छी यॉर्कर मार रहा है, तो बिलाल साहब उस शॉट का क्या नाम है जो भी ये सैम कॉन्टेस्ट मार रहा था कि बैट राइट हैंडर जो खिलाड़ी है उसे लेफ्ट स्विच हिट टाइप कुछ मार, स्विच हिट टाइप ही है, कोई स्विच स्कूप ही है, कुछ इस तरह की कोई रिवर्स स्कूप कह लो, कोई स्विच स्कूप कह लो। स्विच हिट जो है वो तो हमारे केविन पीटरसन ने मशहूर की थी। ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान दिखाया। तो उसके बाद और प्लेयर्स भी हैं, ग्लेन मैक्सवेल और केविन पीटरसन, इसमें फिर वो इस तरह की आप इस तरह की ना मूवमेंट्स, इनोवेटिव शॉट्स आप निकालते हो, ताकि आप इससे फायदा ये होता है, इससे आपकी बॉलर की लेंथ भी डिस्टर्ब होती है, लाइन भी डिस्टर्ब होती है। उसके बाद अगर आपको वो शॉट ब्लॉक करने जाता है तो उसके पास एक वो सोच में लाजमी पड़ जाता है कि मैं किस तरफ बॉल करवाऊँ। इसके पास तो एक ही बॉल पे काफ़ी ज़्यादा शॉट्स हैं, अगर मैं अच्छी बॉल करा रहा हूँ तो ये मेरी पोजीशन मनोवर करके भी कहीं ना कहीं ये दायरे में चारों तरफ मार सकता है, तो इसके लिए मुश्किल है। और जितनी ये फास्ट पेस लीग क्रिकेट हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है, बॉलर तो पिटना ही आया है और बॉलर पिटता ही है, तो अब वो कोशिश करते हैं मार दाड़ शुरू करें। और जो बायोमैकेनिक्स से उनको फायदा ये है कि कहीं ना कहीं उनकी मिस हिट भी जाती है तो चांसेस हैं कि वो भी छक्का या चौके भी चले जाए। जी, बायोमैकेनिक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में ये स्ट्राइक फोर्स बन रही है, अब्दुल रज़ाक इसको लीड कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं उनको, अब्दुल रज़ाक को बायोमैकेनिक्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए या मसल पावर पे जो एक देसी पहलवान लड़के बना देने चाहिए? लस्सी, आपने सबसे पहले ये बताएं कि क्या सरदाइयाँ पिला के उनको जो है मुल्तानी सोन हलवे खिला के, मुर्गे दुम्बे खिला के उनको पहलवान बनाना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मुझे मेरा आपसे सवाल है, क्या उनको बायोमैकेनिक्स का पता भी होगा अब्दुल रज़ाक को कि नहीं? मैं इस पे अपने जुबान बंद कर, वो पावर हिटिंग पे ही जाएंगे मेरे ख्याल। पावर हिटिंग पे सबसे ज़्यादा इशू ये है कि बॉल को ऊपर उठने का बहुत ज़्यादा चांस है कि बॉल हवा में ज़्यादा देर चल जाए। अब वो यानी कि वो ऊंची तो जाए पर डिस्टेंस नहीं ज़्यादा कवर करती।
तो बायोमैकेनिक्स सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि डिस्टेंस कवर करेगी, फ्लैट होगी, अगर बिल्कुल ऐसा जाती भी है तो इसके लिए आपको कोई डॉक्टर या कोई स्पेशलिस्ट कुछ इस तरह ऐसा है, के कोई जो इनकी बॉडी मूवमेंट्स को सबसे पहले इनको एनालाइज करें, इनके बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा, हर बॉडी का एक अपना स्ट्रक्चर है, किसी का बैट स्विंग तेज है, किसी का बैट्स स्लो होगा, है, किसी के क्या लगते हैं कोई इधर आजम एल्बो खान का टाइप है। कुछ क्या इशू है, किसी के रिस्ट का क्या है, क्या पोजीशन है, बिल्कुल रिस्ट सही है। पावर है, क्या है, बिल्कुल उसको पहले आपकी बात एनालिसिस सही करेंगे इस पे क्या सूट करता है, फिर उस हिसाब से उसको शॉट्स निकालने लेकिन चाहिए। कोई आजम खान है, उसका स्टाइल और है छक्का मारने का, उसने पावर पे मारना है। कोई साइम अयूब है, उसने अपनी टाइमिंग की बेस पे मारना है। तो ये चीजें तो सारा कुछ हर इनका, player अब का हर किसी को ये different तो नहीं तरीका कि जोर लगाना है, जोर लगाने से कुछ नहीं होता। अगर जोर लगाने करेंगे तो फिर तो सिर्फ वो आजम खान जैसे प्लेयर तैयार कर पाएंगे, बिल्कुल ऐसे। अब्दुल रज़ाक। तो फिर जो साइम अयूब टाइप लड़के जो साइम अयूब बन सकते हैं या सैम कॉन्स्टस बन सकते हैं, उनका फिर अब्दुल रज़ाक फिर क्या करेंगे? उनके पास मसल तो बेचारों के पास कोई है नहीं। साइम देखो, एक बच्चा है बेचारा, नॉर्मल फिजिक है, ब्लेस है टाइमिंग से, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उसमें बिल्कुल टाइमिंग ऐसी का, है। लेकिन वो फिजिक तो नहीं है। उसको अगर कहा जाए कि तुम आओ ऐसे जोर लगाओ, तो वो जोर क्या लगाएगा? वो बिल्कुल तो ऐसे। उसकी तो कुछ गेम का स्टाइल है छक्के मारने वाला। चलें देखते हैं 1-2 महीने में चलो इसका क्या देखते हैं। रिजल्ट आता है, फिर इसको बहरहाल दोबारा आखिरी डिस्कस सवाल करेंगे। आपने एक लाइन में जवाब देना है, आपसे इजाजत चाहेंगे। क्या इंडिया की मौजूदा टी20 टीम, सिर्फ टी20 टीम, पुराने जमाने की वेस्ट इंडीज टीम के बराबर है? फॉर्मेट चेंज है लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से बात करें, वो वनडे की ग्रेटेस्ट टीम थी, वनडे टेस्ट की। क्या ये टी20 की वेस्ट इंडीज है, आप कह सकते हैं? ये इसके 5-6 माह में या अगले वर्ल्ड कप तक हमें इसका आंसर लाजमी मिल जाएगा, अभी कुछ कह नहीं थैंक यू सकता। सो मच जी। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।